लोक प्रशासन की एनसीईआरटी बुक से ही एमसीक्यू करेंगे। ये एमसीक्यू करेंगे आज हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन के सिद्धांत में पढ़ा चुकी हूँ, उसके आज एमसीक्यू है और ये भी एमसीक्यू है। इसके सारे 20 एमसीक्यू करवाऊंगी मैं, और कहाँ से हैं ये सब मैं बता दूँ आपको। ये हमारे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, सेकंड यूनिट में दिया हुआ है संगठन के सिद्धांत, जिसके अंदर पद सोपान का सिद्धांत भी दिया हुआ था। और हमने कौन सा पढ़ाया है, पद सोपान के बाद एक और पढ़ाया था आदेश की एकता का सिद्धांत। ये आदेश की एकता का सिद्धांत है, आप देख सकते हो। और इसके सारे नोट्स में इसी के अकॉर्डिंग दिए, इस बुक के नियंत्रण का क्षेत्र, इसके भी मैंने नोट्स दे दिए हैं, सबके पढ़ाए हैं आपको। अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड की, है ना। जो जो लिखा हुआ था ना वो सब है, जिसके अंदर आपको पता हो तो सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में जितने सिद्धांत दिए थे ना वो ही करवाए। अगर आप बोलोगे महत्वपूर्ण बिंदु जो पाठ के अंत में दिया ना वो भी करवा लूँ, बाकी एमसीक्यू तो करवाऊंगी ही मैं, ये एमसीक्यू सारे। उसके बाद है ये संगठन का अन्य सिद्धांत, जो सूत्र और स्टाफ सिद्धांत, ये भी हैं, इसके भी नोट्स मैंने दिए इसी बुक के अकॉर्डिंग। सूत्राभिकरण और एक और मैंने करवाया है इसके बाद, आपको मैं बता दूं, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लिखा हुआ नहीं था तो मैंने नहीं करवाया। एक प्रत्यायोजन का जो है ना ये सिद्धांत था हमारे, तो इसका मैंने करवा दिया। ये प्रत्यायोजन जिसे डेलीगेशन कहते हैं, ये इसके भी नोट्स मैंने सारे दे दिए हैं। तो अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, एमसीक्यू। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला ही प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था को सीढ़ी नुमा या स्केलर नाम किसने दिया था। तो पद सोपान का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था, वहाँ आपको लिखाया भी था, है ना। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में, और इसका राइट आंसर क्या है, मुन्ने और रेले। कौन है, मुन्ने और रेले ने सीढ़ी बनाई थी, याद रखना, इसे आप जोड़ सकते हो। उसके बाद पद सोपान में विभाजन होता है। पद सोपान में क्या होता है, विभाजन होता है। किससे होता है पद सोपान में विभाजन होता है वो, तो देखो स्तरों द्वारा होता है, पदों का भी होता है, सत्ता का भी होता है। पदों का होता है ना उच्च स्तर पद, निम्न स्तर पद। सत्ता भी होती है, केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है। स्तर भी होते हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर। तो इसका राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी है ना। और इसका भी डी राइट है और इसका भी डी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वो है, प्रशासन में पिरामिड किस सिद्धांत से मेल खाता है। तीसरा प्रश्न है, यह आरबीएसई कह दो या एनसीईआरटी बुक है, लोक प्रशासन कहीं चेंज होने वाला नहीं है, जिसकी भाषा सरल थी वो हमने पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, देखो ये लिखा है, प्रशासन में पिरामिड किस सिद्धांत से मेल खाता है। तो ये खाता है सत्ता का प्रत्यायोजन। किससे, देखो ये प्रत्यायोजन से प्रश्न है, तो ये सत्ता का, सॉरी एक मिनट है ना, सत्ता का प्रत्यायोजन इसका राइट आंसर है, पिरामिड जो है। उसके बाद प्रत्यायोजन यानी कि कार्यों का बंटवारा, ये भी टॉपिक है ना। आदेश की एकता से आशय क्या है, आदेश की एकता से क्या आशय है, तो इसका अर्थ तो वैसे राइट नहीं है, आगे हम देखेंगे। इसका जो राइट होता है ना, ये होता है एक अधीनस्थ और एक उच्चाधिकारी, यानी कि एक अधिकारी और एक अपना जो निम्न कर्मचारी है ना उसको आदेश दे सकता है, ये इसका अर्थ है। किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने को क्या कहते हैं, या इसकी परिभाषा किसने दी थी, यानी कि किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाना चाहिए, ये परिभाषा है। और ये आदेश की एकता का जो सिद्धांत है ना उसके अंदर से है ये, और ये दी थी जो परिभाषा दी थी, ये मैंने आपको लिखवाई हुई भी है, हेनरी फेयोल ने दी थी। उसके बाद आदेश की एकता का लाभ यह है कि, कौन सी, आदेश की एकता का जो लाभ है ना वो क्या है, तो इसमें कार्यकुशलता बढ़ती है। एक व्यक्ति को भ्रम और दुविधा की स्थिति नहीं रहती कि मैं उसका काम करूं या इसका काम करूं। उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का ही हमें कार्य करना है, जिसके अंदर सभी राइट है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, समन्वय के लिए तनाव सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था, समन्वय। समन्वय जिसे कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा सिद्धांत सेकंड ग्रेड की एसएसटी में लोक प्रशासन में दिया हुआ है। तो समन्वय के लिए तनाव सिद्धांत किस प्रतिपादित किया गया था, तो ये किसने किया था, ये किया था क्लीवलैंड ने। किसने किया था, क्लीवलैंड ने, याद रखना क्लीवलैंड ने किया था, ये राइट है इसका। और उसके बाद हम देखेंगे 8वां सवाल है, समन्वय और सहयोग में अंतर क्या है, समन्वय और सहयोग में क्या अंतर है। तो समन्वय एवं सहयोग में जो अंतर है ना वो एक तो देखो आप बता दूं मैं अभी, स्वेच्छा का अर्थ है, व्यवस्थापना का अर्थ है, तारमत्या का अर्थ है, कि उपयुक्त सभी का जो अंतर है दोनों में, सहयोग और समन्वय कोऑर्डिनेशन में। नियंत्रण का क्षेत्र से आशय क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र, तो नियंत्रण का क्षेत्र अलग से टॉपिक है हमारा, और नियंत्रण के क्षेत्र से आशय क्या है, इसका जो अर्थ है, जो राइट आंसर है ना, देखो अधीनस्थों को नियंत्रण करना ये नहीं है, निरीक्षण द्वारा नियंत्रण प्रक्रिया संचालन करना ये भी नहीं, अधीनस्थों की क्षमता नहीं, उच्चाधिकारी की वह क्षमता जिसका जितना वह अधीनस्थों को नियंत्रण कर सकता है, यानी कि एक अधिकारी 5 से कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, तो ये राइट आंसर है। ग्रेकुनाज कौन है, ग्रेकुनाज के अनुसार एक अधिकारी कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है, ये प्रश्न आया हुआ है, और इसको मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा है ग्रेकुनाज के
जो एक अधिकारी जो नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रे कुनाज ने जो जो परिभाषाएं दी थी ना, वो मैंने अलग से पूरा मेरा प्ले लिस्ट पड़ी है, आप देख सकते हो, वहाँ मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है एक जो कर्मचारी है ना अधिकारी, वो 5 या 6 को नियंत्रण में रख सकता है। तो ये तो थे 10%। नेक्स्ट में हम 10 और करेंगे। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। सूत्र स्टाफ, लाइन स्टाफ, एजेंसी उसका, और प्रत्यायोजन है इसके एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ा है। केंद्रीय विकेंद्रीकरण ये हमारा टॉपिक में नहीं है ना, शायद मैंने नहीं देखा। प्रत्यायोजन डेलीगेशन तो है, क्योंकि इंग्लिश में देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक में है और कौन सा नहीं है प्रश्न। तो पहले मैं एमसीक्यू करवा लूँ पूरे। ये पर्यवेक्षण, सुपरविजन ये भी नहीं है, फिर भी इसमें से अगर आप करोगे तो कर ही सकते हो प्रश्न। तो ये सब इसकी विधियाँ वगैरह हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु मैं लास्ट में करवाऊंगी, फिर भी महत्वपूर्ण बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो प्रत्यायोजन के कितने तत्व है? कल परसों प्रत्यायोजन को मैंने 2 पार्ट में पूरा किया है। तो प्रत्यायोजन के प्रकार और प्रत्यायोजन के सिद्धांत और बाधाएं तो एक पार्ट में, प्रत्यायोजन का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं और तत्व ये एक पार्ट में करवाया था मैंने। तो इसमें जो तत्व है ना, सत्ता, कार्य, उत्तरदायित्व, तीनों ही है। क्या है? तीनों ही तत्व इसमें शामिल है। याद रखना 3 तत्व ही है, 3 ही मैंने पढ़ाए थे आपको, और ये स्पष्ट लिखा हुआ आरबीएससी की बुक में। दूसरा प्रश्न है, संगठन के नियमों, उपनियमों, आदेशों तथा प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला प्रत्यायोजन कहलाता है। तो संगठन के नियमों, उपनियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला क्या कहलाता पता है? और मैंने जो प्रत्यायोजन के प्रकार बताए थे ना, वहाँ मैंने बताया था वो औपचारिक प्रत्यायोजन होता है, जिसके अंदर नियम होते हैं, आदेश होता है, प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला जो होता है, संगठन में उपनियम भी होते हैं, है ना। ये औपचारिक होता है। अनौपचारिक में कोई नियम उपनियम नहीं होता है। रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार मैंने समझाया भी था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब है। ये भी याद रखना। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रत्यायोजन सत्ता का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। प्रत्यायोजित है ना, वो सत्ता का सर्वाधिक जो उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो कर्मचारी तंत्र में ही होगा ये तो, है ना। राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है, प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, क्योंकि संगठन चल रहा है ना हमारा टॉपिक। योजना आयोग, अब कुछ ये चल तो रहा है वीडियो। हाँ, तो योजना आयोग प्रतीक था। योजना आयोग किसका प्रतीक है ना? योजना आयोग है ना, ये केंद्रीकरण का प्रतीक है। किसका है? केंद्रीकरण का। ये इसका राइट है। उसके बाद है 5वां, प्रत्यायोजन सिद्धांत के ठीक विपरीत क्या है? आदेश है। जो प्रत्यायोजन के ठीक विपरीत सिद्धांत है ना, या विपरीत प्रत्यायोजन सिद्धांत के ठीक विपरीत कौन सा सिद्धांत आता है? तो उसके अंदर आता है विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण है, जबकि ये हमारे विकेंद्रीकरण सिलेबस में नहीं था, सेकंड ग्रेड में, तो मैंने नहीं पढ़ाया। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में पाया जाता है। आधुनिक जो है ना, आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में जो पाया जाता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो सिद्धांत कौन सा पता है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है जो आधुनिक प्रशासन। क्योंकि पाठ के अंत में दिए तो उसके अंदर सिद्धांत सभी हैं, तो वो सभी एमसीक्यू हमको करने पड़ेंगे। पर्यवेक्षण की मानवीय तत्व से युक्त परिभाषा किसने दी थी? पर्यवेक्षण 7वां प्रश्न है, पर्यवेक्षण की मानवीय तत्व से युक्त परिभाषा किसने दी थी? यानी कि युक्त परिभाषा दी है पर्यवेक्षण से मानवीय तत्व की, तो ये दी थी विलियमसन ने दी थी। किसने दी थी? विलियमसन ने। ये भी आपको बता दूं, ये है विलियमसन। और 8वां प्रश्न है, पर्यवेक्षण किन्हीं तकनीक में लाल फीताशाही पनपती है। पर्यवेक्षण की किस तकनीक से लाल फीताशाही पनपती है? इसका तो राइट आंसर कौन सा है पता है आपको? पूर्व अनुमोदन से, है ना। उसके बाद 9वां, सूत्र स्टाफ अभिकरण की अवधारणा ली गई है। ये भी प्रश्न टॉपिक पे है हमारा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सूत्र अब स्टाफ अभिकरण। मैंने पूरा का पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था। और इसका राइट आंसर है सैन्य प्रशासन से ली गई थी। सैन्य में उच्च अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, और निम्न कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे। पूरी परिभाषा देके मैंने वहाँ आपको समझाया भी था। तो इसका ब राइट है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टाफ अभिकरण बताइए। स्टाफ अभिकरण कौन सा है? सूत्र और स्टाफ है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग है ना, ये स्टाफ अभिकरण है। क्या है? स्टाफ अभिकरण का योगदान है। बीमा निगम ये नहीं है, कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, लेकिन यह है संघ लोक सेवा आयोग है ना। जितने भी आयोग ये स्टाफ अभिकरण है। ये तो सहायता करते हैं सरकार की, राष्ट्रपति वगैरह की सहायता करते हैं। ये पाठ पूरा हो जाता है ना, उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं। ज़्यादातर यहाँ से भी प्रश्न आ जाता कई बार। तो संगठन का प्रथम सिद्धांत किसे कहा जाता है? पद सोपान को माना गया है।
संगठन में लंबवत रूप से उच्च अधीनस्थ संबंधों की एक श्रृंखला को पद सोपान कहते हैं, जिसमें संगठन कई स्तरों और सीढ़ियों में विभाजित होता है। पद सोपान का गठन 4 आधारों पर किया गया: कार्य, प्रतिष्ठा, वेतन और कार्य कुशलता। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, कार्य, प्रतिष्ठा, वेतन और कार्य कुशलता। ये मैंने पूरा डिटेल से वहाँ पढ़ाया हुआ है। ये हेनरी फ्योल का गैंग प्लग का सिद्धांत है ना, ये 2023 में आया था सेकंड ग्रेड में। इसका भी आप प्रश्न आ चुका है। देखो यहीं से आते हैं प्रश्न, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो। और ये सभी हैं, ये अभी आया था ना, अभी प्रश्न आया 2025 में। ये कार्य प्रकृति उच्चाधिकारी को प्रभावित, ये प्रति आयोजन की सुविधा ना, ये प्रश्न आया था अभी 2025 में ही आया। कि सेकंड ग्रेड का 2025 में एग्जाम हुआ था ना, सितंबर में हुआ, कब हुआ, उस समय आया ये। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, यहाँ से प्रश्न आए जो मैं पूर्व एग्जाम के प्रश्न हल करती रहती हूँ, तभी पता चलता है मुझे। देखो समन्वय लंबवत, समतल, आंतरिक और बाह्य हो सकता है। औपचारिक, अनौपचारिक, इसको भी याद रखना, क्योंकि समन्वय स्थापित करने हेतु 2 प्रकार के। ये तो सभी मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके सारे नोट्स पीडीएफ नहीं बनाई। हाँ मुझे पता है, मैं पीडीएफ बनाऊंगी ना तो टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी, पीडीएफ अभी नहीं बनाई। और ये सूत्र और स्टाफ वाला जो एक प्रत्यायोजन, ये जब पढ़े थे ना मैंने, तो उसके भी महत्वपूर्ण बिंदु 2 पाठ दिए हुए ना, दोनों पाठों में ये दिया हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उसकी सारी की अब पीडीएफ बना के देनी, क्योंकि ये यूनिट पूरी हो चुकी है और इसके एमसीक्यू भी आज, ये वीडियो भी उसी प्ले लिस्ट में शामिल कर लूँगी। उसके बाद जब मेरे पास टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको साथ शेयर कर लूँगी, सारे के सारे जितने नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ एमसीक्यू भी साथ में मिला लूँ, लेकिन देखती हूँ मैं अभी। ये देखो, ये प्रत्यायोजन के प्रकार कितने प्रकार का होता है, मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया है और पढ़ाया भी है। पर्यवेक्षण तो हमारे टॉपिक में नहीं था, तो मैंने नहीं पढ़ाया। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर आ गए, तो प्रश्न उत्तर मैं सब करवा लिए ना, अभी आपको करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी किसी सिस्टर है, क्या नाम है, राधा सिस्टर है, और राधा है, उसने शायद मैसेज किया है मुझे, कमेंट किया है कि आप मुझे ये बताएं कि लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है। वो जो विचारधारा थी ना, टेलर की विचारधारा है, हेनरी फ्योल की विचारधारा है, शास्त्रीय, एल्टन मेयो का मानवतावाद सिद्धांत, वहाँ जो आप कह रहे थे मुझे शास्त्रीय उपागम वगैरह, वो पढ़ने नहीं पढ़ने, वो 100% पढ़ने हैं, क्योंकि वो तो लोक प्रशासन की अवधारणा है, या लोक प्रशासन की विचारधाराओं में ही आएगा। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ना, जैसे कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, क्षेत्र, उसके अंदर ही अवधारणा आएगी, तो हमको उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा निर्णय, निर्माण वगैरह जो भी नेक्स्ट 3rd यूनिट है ना, वो स्टार्ट करेंगे। अवधारणा मैं पहले पढ़ाऊंगी, और अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र तो कई बार मैंने पढ़ा हुआ है। साइकोलॉजी की जो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान भी है, आपको पता है ना किसके अंदर। ये मैं जो कह रही हूँ आपको, ये सेकंड ग्रेड का कह रही थी। अभी जो साइकोलॉजी का मैं बोल रही हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट 2023 में शिक्षा मनोविज्ञान की जो कार्य है ना, वहाँ से प्रश्न आया था। 2025 में जुलाई या जून में एग्जाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं से प्रश्न आया है। और शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, प्रकार, प्रकृति, इन सबको रटना है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार फिर से मैं आपको लोक प्रशासन का सिलेबस बताऊंगी, और मुझे पॉलिटिक्स जो राजनीतिक विज्ञान है ना, उसके भी टॉपिक देने हैं। और परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण का भी मुझे किसी ने बताया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। परंपरागत वही है जो पहले वाली बातें हैं, जिस तरह से पहले घूंघट प्रथाएं होती थी, पहले आपका हस्बैंड कैसा भी हो, दारू है, चाहे नहीं कमाता है, दारू पी रहा है, फिर भी महिलाएं उसके साथ एडजस्ट हो जाती थी, अपना मजदूरी वगैरह करके पेट भर लेती थी। लेकिन आज के युग में तलाक ज़्यादातर हो रहा है, लड़कियां घर पर बैठ जाती है शादीशुदा होते हुए भी। वो कहती है कि वो या बिजनेस नहीं कर रहा है, या पैसे नहीं कमा रहा है, या एजुकेशन भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आज अपना स्टैंड महिलाएं लेना सीख गई हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जब परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण जो राजनीतिक विज्ञान में है उसके अकॉर्डिंग, और उसकी कुछ विशेषताएं, प्रकार, प्रकृति सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।